Good morning, everybody. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning. अब मुझे ये याद दिलाइए कि हमने ये चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था। No, sir. उससे पहली बार लास्ट क्लास में हमने कहाँ से करा था? मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। अच्छा, चलिए, ठीक है, मुझे याद आ गया। आपने रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट किया था। ठीक है, मुझे याद आ गया। पहली प्रिपरेशन ही चल रही थी। एक्चुअली फर्स्ट प्रिपरेशन ही आधी हमारी हो गई थी और आप बाकी की आधी हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यू करी थी। आपको ये याद दिला दूं कि प्रेजेंटली वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। यानी कि हमें हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, चाहे वो चेन पे लगे हों या वो रिंग पे लगे हों। जब चेन पे हैलोजन प्लेस्ड होता है तो वो हेलोएल्केन्स होते हैं और जब रिंग पे हैलोजन प्लेस्ड होता है तो वो हेलोएरीन्स होते हैं। वी इनिशियली स्टार्टेड विद हेलोएल्केन्स और हेलोएल्केन्स में भी हमने सबसे पहले उनकी प्रिपरेशंस पढ़ना स्टार्ट करा। बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं। हमने फर्स्ट प्रिपरेशन में काफी टाइम स्पेंड करा था बिकॉज दैट वाज एन इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। द फर्स्ट प्रिपरेशन वाज बाय डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। अगर हमें कोई भी अल्काइल हैलाइड बनाना है तो एक तरीका ये होता है कि किसी भी एल्केन को डायरेक्टली हैलोजन से हम रिएक्ट करवा सकते हैं एंड यू कैन टेक एनी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो चारों में से। तो जब भी हम किसी एल्केन को डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइदर अल्ट्रावायलेट लाइट or at about 590 to 600 Kelvin, then the reaction follow a simple free radical substitution mechanism, जिसमें एल्केन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके बदले में हैलोजन लग जाता है। हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन। बट रिएक्शन का ड्रॉबैक ये होता है कि रिएक्शन इज क्वाइट रेपिटेटिव इन नेचर और रेपिटेशन तभी होती है जब प्रोसेस में एल्केन हैलोजन एक्सेस में होगा। बिकॉज इफ द हैलोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस तो वो हैलोजन इवन आफ्टर द फर्स्ट step that will be remained within the container और वो बचा हुआ जो हैलोजन होता है वो बनने वाले मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के साथ दोबारा से रिएक्ट कर जाता है टू सब्स्टिट्यूट द सेकेंड हाइड्रोजन एटम। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक या तो सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते या फिर जब तक हैलोजन खत्म नहीं हो जाता। किसी एक के खत्म होने तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो रिएक्शन का बेसिकली एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है कि इस रिएक्शन में अगर आपको सिर्फ मोनो हैलो प्रोडक्ट्स चाहिए ना तो उसके मिलने के चांसेस बहुत रेयर हैं। आपको मोनो हेलो के साथ डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। वैसे भी किसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे रिएक्शन प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसलिए इस प्रिपरेशन को हम जनरली अवॉइड ही करते हैं, बट स्टिल हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में चाहते हैं कि रेपिटेशन ना हो, रिएक्शन की पहली स्टेज ही चलती रहे, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप एल्केन को बहुत लार्ज एक्सेस में लेकर चलिए सो दैट पहले हैलोजन खत्म हो जाए, पहले एल्केन ना खत्म। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करवा दिया था। दिस रिएक्शन इंक्लूड 3 मेजर स्टेप्स इन इट्स मैकेनिज्म। सबसे पहले चेन इनिशिएशन होता है, देन प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी रिवाइज करवा दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो भी मैकेनिज्म हमने देखा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सभी हैलोजन्स के लिए सेम रहता है। The halogen remains exactly same for fluorine, chlorine, bromine as well as iodine, but the only difference is that कि different halogens have different reactivity. अलग-अलग halogens अलग-अलग rate of reaction exhibit करते हैं, and this rate of reaction is actually dependent upon the size of halogen. Because किसी भी reaction का rate, किसी भी reaction की speed इस बात पे depend करती है कि उस reaction में बनने वाला जो final product है वो कितना ज्यादा stable है। If the product is very stable, then definitely the reaction will be fast. And product की stability इस बात पे depend करेगी कि बनने वाला जो product है उसमें जो नया bond आपने बनाया है, जैसे यहाँ पे हम alkyl halides बना रहे हैं तो CX bond develop कर रहे हैं, तो CX bond कितना ज्यादा stronger है। जितना strong CX bond होगा उतना ज्यादा stable product होगा और उतना जल्दी बनेगा। और bond की strength halogen के size पे depend करेगी। Smaller the size of the halogen, stronger will be the CX bond. जितना छोटा halogen होगा उतना strong bond बनाएगा। तो fluorine being the smallest halogen forms the extremely strong carbon fluorine bond बहुत strong होता है, और क्योंकि carbon fluorine bond बहुत strong होता है तो fluorination बहुत ही fast pace पे आकर करती है। इनफैक्ट इतनी फास्ट कि हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है and the reaction turns out to be explosive in nature, and that's why we generally avoid making fluorides in this reaction.
इस रिएक्शन में, इस प्रिपरेशन में हम फ्लोराइड्स को बनाना अवॉइड ही करते हैं बिकॉज इट इज टू फास्ट एंड टू एक्सप्लोसिव एंड इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। आयोडाइड्स के साथ ड्रॉबैक ये है कि आयोडीन क्योंकि सबसे बड़ा हैलोजन है तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत ही वीक होता है एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन आयोडीन बॉन्ड धीरे धीरे बनता है। आयोडाइड्स बहुत धीरे धीरे बनते हैं, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। बट बिसाइड्स बीइंग स्लो एक और ड्रॉबैक होता है, बता सकता है आयोडाइड का दूसरा ड्रॉबैक क्या था बिसाइड्स बीइंग स्लो? रिवर्सिबल नेचर। It was reversible in nature and the cause of reversible nature is that कि प्रोडक्ट की तरफ जो HI बनता है वो HI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन। तो अगर आपने उस HI को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं करा या उसे किसी तरह से रिमूव नहीं करा तो वो HI CH3I को वापस रिड्यूस करके मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। सो आयोडाइड्स भी हम जनरली अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर फिर भी बनाना पड़े तो आप एक प्रिकॉशनरी मेजर ये ले सकते हैं कि आयोडिनेशन कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड। ठीक है, HiO3 इज आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये HI को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करके वाटर और आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। सो दीज वर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। पहली प्रिपरेशन को लेके आई होप आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुड। सेकेंड प्रिपरेशन थी फ्रॉम एल्कीन्स। एल्काइल हैलाइड्स की सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स थी जो हमने जस्ट स्टार्ट ही करी थी। और एल्कीन्स में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एल्कीन होते हैं। देखो एक बार फिर से देख लो, फ्रॉम एल्कीन्स वाली प्रिपरेशन आज हमें करनी है और नियरली आधा घंटा या 45 मिनट्स हमें इस प्रिपरेशन में चले जाएंगे। देखिए, फ्रॉम एल्कीन्स अगर हमें एल्कीन से एल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं तो वी नीड टू ट्रीट दीज एल्कीन्स विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स मतलब HX का एडिशन करना पड़ेगा एल्कीन के ऊपर। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होती हैं, उनका एक पाई बॉन्ड टूटता है और बदले में एक कार्बन पे हैलोजन और एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाता है। बट द प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी फेस एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दो तरह के एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के ऑन आइदर साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होती है, सेम चेन लेंथ चल रही होती है। किसी भी सिमेट्रिकल एल्कीन पे जब भी आप HX का एडिशन करेंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कहां पे H जाएगा, कहां पे हैलोजन जाएगा। आप किसी पे भी हाइड्रोजन कर दो, किसी पे भी हैलोजन कर दो, इन आइदर केस यू विल बी गेटिंग द सेम प्रोडक्ट। आपको एक ही चीज मिलेगी। आप चाहे इस पे हाइड्रोजन कर दो या इस पे हाइड्रोजन कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट। लेकिन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर एक मिनट, बट एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जब आप HX का एडिशन करते हैं, देखिए मान लीजिए मैं इसके ऊपर HX का एडिशन करता हूं या कोई भी HCl HBr कुछ भी ले लेते हैं, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, दीज आर टू कार्बन, कार्बन A एंड कार्बन B। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कार्बन A पे जा सकता है और क्लोरीन B पे जा सकता है, या फिर अदर वे राउंड हो सकता है कि हाइड्रोजन B पे चला जाए और क्लोरीन A पे चला जाए। तो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे, यू आर गोइंग टू गेट बोथ द प्रोडक्ट्स बट इन अनइक्वल अमाउंट्स। एक मेजर होगा और एक माइनर होगा, और मेजर प्रोडक्ट में ही आपको फोकस करना है। आप एग्जाम में दोनों बना सकते हो, मेजर माइनर लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ मेजर बना सकते हो, लेकिन सिर्फ माइनर बनाना गलत माना जाता है। ठीक है, ऑल्दो माइनर प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप सिर्फ माइनर ही बनाया है एग्जाम में तो वो गलत हो जाएगा। या तो सिर्फ मेजर बनाइए या फिर दोनों बना रहे हैं तो मेजर माइनर मेंशन करिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, कौन सा माइनर होता है? तो अन्वेषा, कैन यू टेल मी कि हमें कैसे पता चलता है, कौन सा रूल होता है जिससे पता चलता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अन्वेषा, बोलिए अन्वेषा, माइक तो ऑन हो गया आपका। जतिन, कैन यू टेल मी? सर मार्कोनिकॉव्स रूल। अन्वेषा, आप क्या बोल रहे थे? सर ब्रोमाइड बीच में होता है सर, मेजर में। रूल बताइए, वो कौन सा रूल होता है? सर मार्कोनिकॉव्स रूल।
Markovnikov's rule. And Harshita, can you tell me what is Markovnikov's rule? Harshita, Markovnikov's rule क्या होता है? हर्षिता क्लास में हो कि नहीं हो? जिया, आप बताइए, व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? Yes, sir. Sir, in Markovnikov's rule, the addition over an unsymmetrical alkene, it is possible in two ways. So, when the hydrogen atoms of the addendum, it goes to the carbon which already contains more hydrogen atoms. ओके, बिल्कुल सही बताया आपने कि whenever the addition over an unsymmetrical alkene is possible in multiple ways या two ways, then in major product the hydrogen atom of the addendum goes to that carbon which already contain more hydrogen atoms. Major product इस हिसाब से बनेगा कि hydrogen atom of the addendum is that reagent जो हम ऐड कर रहे हैं, वो कुछ और भी हो सकता है. इस केस में तो हम HX का एडिशन कर रहे हैं, बट आगे भी आप और रिएक्शन देखेंगे, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ एडेंडम्स. एडेंडम का जो हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन पे जाता है जिसपे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. ठीक है, यानी कि रिच बिकम्स रिचर. तो देखिए, मैं एक बार फिर से एग्जांपल आपके सामने वही वाला दिखाता हूं. से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर अगर हम HBr का एडिशन करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे. पहले तो एक मेजर प्रोडक्ट दिखाता हूं मैं आपको, CH3CHBr CH3 प्लस CH3CH2CH2Br. दोनों प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं ना? ठीक है, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर. हमने मार्कोनिकोव रूल तो समझ लिया, जो ये कहता है कि मेजर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम विल गो टू दैट कार्बन व्हिच ऑलरेडी कंटेन मोर हाइड्रोजन एटम. ये हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा और Br बीच वाले पे आ जाएगा. 2-bromopropane will be the major product. But we need to know the mechanism. ये आपको मैंने 11th में भी पढ़ाए थे मैकेनिज्म मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के, और आज हम दोबारा रिपीट करेंगे बिकॉज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, मार्कोनिकोव रूल फॉलो क्यों होता है? हर रूल के पीछे भी तो एक लॉजिक होता है ना. तो वी नीड टू नो मैकेनिज्म ऑफ दिस मार्कोनिकोव रूल. तो एक हेडिंग डाल लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव एडिशन. मैकेनिज्म ऑफ Markovnikov's addition. अब इसे ध्यान से देखिएगा. आप सब लोगों को याद है कि 11th क्लास में भी पढ़ा था ये रूल? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. Within the very first step, this HBr being a polar molecule will dissociate to give H positive plus Br negative. सबसे पहले HBr डिसोसिएट होगा टू गिव H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. सेकंड स्टेप में ये एल्कीन बना रहा हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH2. अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, देखते हैं कुछ 11th के बेसिक्स आप लोगों को याद है. आप सब लोगों को पता है कि एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होती है, और अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कीन या एल्काइन, वो कौन से रिएक्शन अंडरगो करते हैं? एडिशन. लेकिन क्या आपको मालूम है एडिशन भी दो तरह की होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि एल्कीन्स कौन सा एडिशन अंडरगो करते हैं, द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? या नहीं मालूम? बोलिए, एल्कीन्स कौन सा एडिशन अंडरगो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? मतलब देखो सुनो, पहले मेरी बात, पहले मैं मतलब समझा दूं आपको. इस डबल बॉन्ड पे ऐड तो दोनों चीजें होंगी, एक पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, एक पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा. देखो ये HBr ऐड होगा ना, Br न्यूक्लियोफाइल है, H इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों एक एक करके ऐड होंगे. लेकिन पहला अटैक कौन करेगा? अगर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ने करा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, और पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने करा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी. तो कौन सी एडिशन होती है? आपने बोला न्यूक्लियोफिलिक. नहीं, याद रखिएगा, एल्कीन्स ऑलवेज अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन.
एल्कीन्स और एल्काइंस हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अंडरगो करते हैं, दे नेवर अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। और जब जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी तो वो होता है, अब अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अराइज होता है। याद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या था, 11th क्लास में पढ़ा था आपने? Yes, sir. Electromeric effect is the complete displacement of pi electron over a carbon atom at the demand of certain attacking reagent. देखिए कुछ इफेक्ट्स परमानेंट होते हैं और कुछ टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट इफेक्ट्स तो होते हैं जो हमेशा ऑपरेट होते रहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होते कि कोई अटैक करने आएगा तब अराइज होंगे। लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट्स वो होते हैं जो किसी किसी की प्रेजेंस में हो। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, जब कोई रिएजेंट आता है तब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के एक तरफ चले जाते। तो ध्यान से देखिएगा, इसके पास H पॉजिटिव आएगा, Br नेगेटिव नहीं आएगा, H पॉजिटिव आएगा। यू शुड नो कि एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अंडरगो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं अंडरगो करते। तो सबसे पहले ये H पॉजिटिव आएगा और इस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ध्यान से देखिएगा। हाँ जी सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। मैंने बस ये बताया है कि दो तरह की एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब होता है कि अगर नेगेटिव चीज पहले अटैक कर रही है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चीज पहले अटैक कर रही है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो एल्कीन और एल्काइन पे पहले पॉजिटिव चीज आएगी, क्यों आएगी कैसे आएगी वो सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अंडरगो करते हैं, ये ध्यान से देखते जाइए। यानी कि पहले H पॉजिटिव आएगा इस एल्कीन के पास, पहले Br नेगेटिव नहीं आएगा। अब H पॉजिटिव के आने से क्या होगा वो ध्यान से देखिए। देखिए इस एल्कीन के पास जब H पॉजिटिव आएगा तो इस H पॉजिटिव के आने की वजह से दो पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी। इस H पॉजिटिव की वजह से ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन इस पाई बॉन्ड के टूटने की, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने की दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर जा सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है कि ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाए और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर ए पे चले जाएं, या फिर ये हो सकता है कि ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर बी पे चले जाएं। भाई एक पॉसिबिलिटी तो होगी, आइदर द पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कॉर्नर कार्बन और इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सेंट्रल कार्बन, ठीक है। पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों पॉसिबिलिटीज एक एक करके अराइज करते हैं और फिर डिसाइड कर लेंगे कि मेजर पॉसिबिलिटी कौन सी होगी। देखिए अगर पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के कार्बन नंबर ए पे शिफ्ट हो गए तो कार्बन नंबर ए पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस इधर चले गए राइट साइड में तो इस पे नेगेटिव आएगा, और जब इस पे नेगेटिव आएगा तो फिर H पॉजिटिव इसी पे अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज तो नेगेटिव वाली साइड पे अटैक करेगी। तो फिर H इस पे अटैक हो जाएगा और बीच वाले पे पॉजिटिव रह जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। दिस इज द पॉसिबिलिटी ए। ये तब होगा जब पाई बॉन्ड कॉर्नर वाले कार्बन पे डिस्प्लेस होगा। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर बी पे डिस्प्लेस हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच वाले कार्बन पे आ गए, तो फिर इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर इस पे नेगेटिव हुआ तो फिर H पॉजिटिव इसी पे अटैक करेगा। H पॉजिटिव तो वहीं अटैक करेगा जहां से नेगेटिव मिलेगा, तो उस केस में ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। So either the possibility A can occur or the possibility B can occur. In fact, both the possibilities will occur. होंगी दोनों ही, लेकिन एक मेजर होगी एक माइनर होगी। आप बताइए पहले ये वाला स्टेप समझ में आया? Yes. Yes, sir. सबको, एवरीबॉडी। मैं आप देखो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो मेरे को वहीं बता दो, मैं वहीं रिपीट कर दूंगा। मेरे लिए भी कन्वीनियंट होगा, आपके लिए भी। जब मैं पूरा बता दूंगा और उसके बाद आप बोलोगे कि अब वो वाली चीज बता दो तो फिर आपके लिए भी समझना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां तक कोई डाउट है तो अभी बता दो। एनीबॉडी? सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और मैं आपको बता दूं इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते थे। जिनको याद नहीं है एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर ये H पॉजिटिव नहीं आता, सब लोग ध्यान से सुनिए, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं मालूम वो ध्यान से सुनिए। अगर ये H पॉजिटिव आता ही नहीं तो ये पाई बॉन्ड टूटता भी नहीं, ना ये इधर जाता ना उधर जाता। तो ये जो पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट है ये अपने आप नहीं हो रही, ये किसी के आने की वजह से हो रही है। कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, उसकी प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो रहा है।
और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग. जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी ये पाई बॉन्ड टूटेगा, अगर नहीं आता तो ये पाई बॉन्ड टूटता भी नहीं. दिस इज एन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट जो सिर्फ रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, तो आपको दो पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई. या तो ये पाई बॉन्ड टूट के ए पे जाएगा, हमें एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाएगा, दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, या फिर ये पाई बॉन्ड टूट के बी पे जाएंगे, उस केस में हमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाएगा. अब पॉसिबिलिटीज तो दोनों होंगी, लेकिन जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वही जल्दी जल्दी बनेगा. आप सब लोगों को मालूम है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा विद रीजन. रीजन के साथ किसको मालूम है कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? किसी को नहीं मालूम या मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? सब पता है लेकिन रीजन याद नहीं आ रहा है. क्यों रीजन क्यों नहीं याद? रीजन याद होना चाहिए. कोई एक स्टूडेंट भी नहीं है आपके बैच में जिसे रीजन के साथ ये मालूम हो कि कौन सा कार्बोकेटायन ड्यू ज्यादा टू स्टेबल होगा? प्लस आई इफेक्ट. कौन सा स्टेबल होगा ये तो बताइए. सर 2 डिग्री. 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, और इसके दो रीजंस होते हैं अनन्या एंड एवरीबॉडी एल्स. दो रीजंस होते हैं. देखिए, किसी भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, और अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नलिफाई करा जा सके, न्यूट्रलाइज करा जा सके, डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके, तो स्टेबिलिटी आती है. एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर. आप देख सकते हैं इधर से ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, ये मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, और जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ये पॉजिटिव काफी कम हो जाएगा. जबकि इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, दूसरी तरफ तो चेन ही नहीं है. ठीक है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट कम है, उसमें प्लस आई इफेक्ट दोनों साइड से चल रहा है. एक रीजन तो ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है. दूसरा रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन. आई होप आपको याद होगा हाइपर कॉन्जुगेशन. मैं आपको थोड़ा सा टेंटेटिवली बनाकर दिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना. हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होता था कि इसके बराबर वाला जो CH3 है, इसका ये वाला बॉन्ड अगर यहां आ जाता था तो यहां डबल हो जाता था और पॉजिटिव वहां पहुंच जाता था. फिर एक बार ये पॉजिटिव इस पे आ जाता था, फिर एक बार इस पे आ जाता था. जितने बराबर में हाइड्रोजन एटम होते थे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था. याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो 2 डिग्री कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री. इनसे भी ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होते हैं. अगर वो होता तो वो बनता. ठीक है, तो ये मोर स्टेबल है. मैं यहां लिख देता हूं मोर स्टेबल. और अगर ये मोर स्टेबल है तो ये ए पॉसिबिलिटी मेजर होगी. मोर स्टेबल डायरेक्शन में ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये वाली पॉसिबिलिटी माइनर होगी क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है. बनेंगे दोनों. मैकेनिज्म आपको दोनों दिखाने हैं, ऐसा नहीं है बस यही वाला दिखाना है, इधर भी दिखाना है. लेकिन ये माइनर पॉसिबिलिटी है, वो मेजर पॉसिबिलिटी. अब एक बार ये बन गया, देन द लास्ट स्टेप इज वेरी सिंपल. वो जो Br नेगेटिव था वो इसके पॉजिटिव पे अटैक कर देगा. सो Br नेगेटिव विल अटैक ओवर द सेकेंडरी कार्बन, और ये बन जाएगा CH3 CH CH3 Br, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. यहां पे भी माइनर प्रोडक्ट भी वैसे ही बनेगा. Br नेगेटिव कुछ अमाउंट में यहां पे भी अटैक करेगा, लेकिन ये कम बनेगा, धीरे धीरे बनेगा. बेसिकली कम होने का मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी धीरे धीरे चल रही है तो ये थोड़ा ही बन पाता है, ये जल्दी जल्दी चल रही है तो ये ज्यादा बन जाता है. ठीक है, एंड दिस बिकम्स CH3 CH2 CH2 Br द माइनर प्रोडक्ट. अब दिस वाज द मैकेनिज्म. किसी के माइंड में भी कोई डाउट है या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझे बताइए. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिक एडिशन. इन सिंपल टर्म्स आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन एटम इस वाले कार्बन पे क्यों जा रहा था. जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उसी पे क्यों जाता है हाइड्रोजन? क्योंकि जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे जाने से एक मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, इसीलिए हाइड्रोजन इस पे जाता है. अगर हाइड्रोजन इस पे जाता तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता. सो दैट्स व्हाई द मार्कोनिक रूल्स हैव बीन डेवलप्ड. तो बताइए, समझ में आया? Yes, sir. इसे नोट करिए. कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए.
देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में एक नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिव्यम चौधरी। हु इज इट? दिव्यम चौधरी कौन है? मैं नहीं जानता, बताइए। किसी ने दूसरे नाम से लॉगिन कर रखा है या मैं रिमूव कर दूं? इट्स मी शुभम, वो गलती से ओके, आई जॉइंड कोई विद माय बात ब्रदर्स नेम। नहीं। ओके, मुझे बता दिया करिए शुभम, कोई बात नहीं, अभी तो इस नाम से रहने दीजिए। विशेष, साहिल, प्रगत, पंकज, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब आपका नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। Done, sir. ओके, डन सर। इसको मिटाने Done, से sir. पहले एक बार फिर पूछ रहा हूँ, मिटाने से पहले एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताइए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी माइंड में अराइज हो रहा है, छोटी से छोटी चीज भी अगर आपके माइंड में अराइज होती है तो पूछ लिया करें। नो डाउट, मिटा दूं? Yes. Yes, Yes, sir. sir. देखें, ये तो था मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से वो बनता है जिसमें हाइड्रोजन एटम ऑफ द एडेंडम गोज ओवर दैट कार्बन व्हिच कंटेन मोर हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर टाइप की मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल होता है। वी कैन डू एनी काइंड ऑफ डिजायरेबल चेंजेस। जो प्रोडक्ट माइनर बनते हैं उन्हें हम चाहें तो मेजर भी बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं उल्टा करना, हम चाहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट तो माइनर हो जाए और माइनर वाला प्रोडक्ट हमें मेजर अमाउंट में चाहिए। इफ वी नीड दैट माइनर प्रोडक्ट इन मेजर अमाउंट, तो वी नीड टू फॉलो द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हमें कुछ ऐसी कंडीशंस परसिस्ट करनी पड़ेंगी कि रिएक्शन ऑटोमेटिकली एंटी मार्कोनिक ऑफ पाथवे फॉलो करे। तो अब देखते हैं कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कैसे करा जाता है। तो एक हेडिंग डालिए, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब की बार मैं मेजर वाले के नीचे माइनर लिख देता हूं और माइनर वाले के नीचे मेजर। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो आप हेडिंग डाल रहे हो उसके नीचे आप ये वाला रिएक्शन दोबारा उतारिए, लेकिन अब की बार मेजर माइनर मैंने रिवर्ट कर दिया। ये वाला रिएक्शन दोबारा नोट करिए। नोट करा? Yes. Yes, sir. एक स्टेटमेंट लिखिए। Sir, 2 minutes. हाँ कर लो। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कैमरे ऑन करके रखा करो ताकि मुझे पता चल जाए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हो गया? Yes, sir. चलिए एक स्टेटमेंट मेंशन करिए इसके नीचे। इन ऑर्डर टू कैरी आउट, in order to carry out the anti-Markovnikov addition,
in order to carry out the anti-Markovnikov addition over an unsymmetrical alkene, anti-Markovnikov addition over an unsymmetrical alkene, the reaction has to be done in presence of, reaction has to be carried out in presence of, reaction has to be carried out in presence of reaction has to be carried out in presence of an organic peroxide, an organic peroxide like benzoyl peroxide, benzoyl peroxide. मतलब यहां पे इस एरो पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेनी पड़ेगी। आप एरो पे अगर जगह है तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिख लीजिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। मैं अदरवाइज मैकेनिज्म में तो लिखवा ही दूंगा, बट यहाँ पे भी एरो पे जगह है तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट हमें किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करना पड़ेगा, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड यहां तक लिखा। Yes. This addition is also known as आयुष, कोई डाउट? सर एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कहां से रिपीट करूं बताइए? सर थोड़ा पीछे से, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं लिखा, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन के नीचे रिपीट करूं? यस सर। In order to carry out an anti-Markovnikov addition, the reaction has to be done in presence of, सर बीच में ओवर एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी था। कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, मैंने जान के लिए स्किप कर दिया। The reaction has to be done in presence of, an organic peroxide. Reaction has to be done in presence of an organic peroxide. Reaction has to be done in presence of an organic peroxide like benzoyl peroxide. Reaction has to be done in presence of an organic peroxide like benzoyl peroxide. आयुष यहां तक लिखा या बीच में कुछ मिस हुआ? नो सर। फर्दर लिखिए। This addition is also known as, याद है इसके दो नाम और थे, सब लोगों को याद है? Yes, sir. Yes, sir. This addition is also known as the peroxide effect or the Kharash effect. Peroxide effect or the Kharash effect. Anti-Markovnikov rule के ही तीन नाम है बेसिकली, the anti-Markovnikov addition, the peroxide effect और the Kharash effect. ठीक है, नोटेड? अब देखिए मैं इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, रिएक्शन तो हमने लिखा हुआ है ऊपर, मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म होता है। अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे थे, किसी भी चीज की एब्सेंस में रिएक्शन कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट मार्कोनिकॉव एडिशन फॉलो हो रही थी। लेकिन जब हमने एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो
एंटी मार्कोनिक एडिशन क्यों होने लगी? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बेंजोइल पेरोक्साइड जो हमें यहाँ पे लेना है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, उसका स्ट्रक्चर बताता हूं। मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखिए, C6H5CO। देखो ये हम आपको मालूम है बेंजीन होती है, दिस इज बेंजीन, और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड लग जाए तो ये होता है बेंजोइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजोइल, ये बेंजोइल है। अच्छा, पेरोक्साइड क्या चीज होती है? पेरोक्साइड कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है, एनी सच मॉलिक्यूल विच कंटेन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो ऑक्सीजन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ जाए ना, तो दैट इज अ पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, सो ये बेंजोइल है, फिर इसके आगे एक पेरोक्साइड लिंकेज आ गई, और सिंगल बॉन्ड हो, और फिर एक और बेंजोइल आ गई। यहां पे भी बेंजोइल, यहां पे भी बेंजोइल, और बीच में पेरोक्साइड लिंकेज। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। आपको इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, एरो पे लेना है ये बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, वो ध्यान से देखिए। मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखो ध्यान से। इस बेंजोइल पेरोक्साइड को जैसे ही आप हीट करोगे, थोड़ी बहुत हीटिंग हर रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है, थोड़ी बहुत वार्मिंग तो करनी पड़ती है। ठीक है, सो जब आप इस बेंजोइल पेरोक्साइड को हीट करोगे, सो आप देख सकते हैं दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है व्हिच विल अंडरगो अ होमोलिटिक क्लीवेज। ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है ना, यहां से ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाएगा। दिस विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और आपको मिलेंगे दो रेडिकल्स, C6H5COO रेडिकल्स। और एक बार रेडिकल बन गया तो मतलब आपने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया। ठीक है, सो सबसे पहले स्टेप में ये जो एरो पे आप बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं तो वो पेरोक्साइड लिंकेज है, वहां से क्लीवेज हो जाती है, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू रेडिकल्स। कोई इस रेडिकल का नाम बता सकता है कि ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? बोलो। बेंजोइल रेडिकल। अच्छा, ये नहीं, अगर ये बताओ फिनाइल यहाँ पे रेडिकल। H, तो सही मेरी बात, अगर यहाँ H लगा होता तो ये बेंजोइक एसिड होता, C6H5COOH। Yes, sir. Yes. तो अभी H हटा हुआ है तो ये बेंजोएट है, बेंजोएट रेडिकल। ठीक है, सिर्फ फिनाइल तो देखो श्रेया, सिर्फ फिनाइल तो रिंग होती है, ये खाली रिंग होती, मतलब C6H5 ये होता फिनाइल, दिस इज फिनाइल। अभी तो फिनाइल के आगे O8 ग्रुप लगा हुआ है ना, एस्टर ग्रुप, Yes, sir. COO, ये एस्टर होता है। तो Yes. दिस इज बेंजोएट, O8 लग जाता है जहां पे भी एस्टर आता है, सो वो बेंजोएट रेडिकल। अब वो रेडिकल भी अनस्टेबल है, तो फर्दर वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप देखो, वही वाले दो मॉलिक्यूल C6H5COO रेडिकल। अब इस रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस रेडिकल, ये वाला बॉन्ड फिनाइल और कार्बन का बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। दिस बॉन्ड विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। और अगर इस बॉन्ड ने होमोलिटिक क्लीवेज करी, तो सोचो कि दो रेडिकल कहां कहां पे आएंगे? एक रेडिकल तो आएगा इस फिनाइल पे, और एक रेडिकल आएगा इस कार्बन पे। आप समझ रहे हो ना, जब ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली तो एक रेडिकल फिनाइल पे आएगा, एक रेडिकल कार्बन पे आएगा। Yes, sir. और कार्बन वाला रेडिकल, जो कार्बन वाला रेडिकल होगा, वो ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ शेयर करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन का रेडिकल ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। दिस CO2 विल बी रिलीज। ठीक है, तो ये बन जाएगा दो CO, क्योंकि दो मोल्स हैं तो दो CO2 निकलेंगे आगे से, प्लस दो फिनाइल रेडिकल। अब की बार है ये फिनाइल रेडिकल से। तो बताइए सब लोग, ये वाला स्टेप समझ में आए हैं? दोबारा समझाऊं? आ गया sir. Sir, आशी, आयुषी, अक्षित, अनन्या, सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. ठीक है, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, एक रेडिकल इधर आएगा, एक रेडिकल इधर आएगा। इस कार्बन का रेडिकल ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ शेयर करके CO2 गैस बना लेगा, क्योंकि दो मोल्स हैं तो दो CO2 गैस और दो फिनाइल रेडिकल। अब यहां जो दो फिनाइल रेडिकल बचे, इसमें से एक फिनाइल रेडिकल को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एक को हम यहीं छोड़ देंगे, एक को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए तीसरे स्टेप में ये फिनाइल रेडिकल, एक फिनाइल रेडिकल HBr के पास जाएगा, HBr।
और इस फिनाइल रेडिकल की प्रेजेंस में इस HBr का फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा और ये H रेडिकल निकल के इस पे आ जाएगा। और अगर यहां से H रेडिकल निकल के इस पे आ गया तो ये बेंजीन बन जाएगी और Br रेडिकल फ्री हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H6 प्लस Br रेडिकल। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. याद रखिएगा, 2 फिनाइल रेडिकल में से एक फिनाइल रेडिकल अब भी हमारा बचा हुआ है, एक फिनाइल रेडिकल कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब आता है मेन मैकेनिज्म, फोर्थ, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म। ध्यान से देखिएगा, अब ये Br रेडिकल इस एल्कीन के पास जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के पास Br रेडिकल जाएगा। अगेन ध्यान से देखिए, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हो। देखो, इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला पाई बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। लेट दिस बी कार्बन A एंड दिस इज कार्बन B। तो बताइए, अगर ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा नहीं सिर्फ पाई, अगर ये पाई बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है तो क्या A और B दोनों पे एक एक रेडिकल आ जाएगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और अगर A और B दोनों पे एक एक रेडिकल आ गया तो Br के पास शेयर करने के 2 ऑप्शन होंगे। Br चाहे तो अपना रेडिकल A के साथ भी शेयर कर सकता है, Br चाहे तो अपना रेडिकल B के साथ शेयर कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज देखिए, पॉसिबिलिटी A एंड पॉसिबिलिटी B। अगर Br रेडिकल ने A रेडिकल के साथ अपना शेयर करा तो ये बनेगा CH3 CHBr CH2 रेडिकल। अगर Br ने अपना रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ शेयर कर लिया तो फिर इस पे रेडिकल फ्री बचेगा, और Br ने कॉर्नर वाले के साथ शेयर कर दिया तो बीच वाले पे फ्री बच जाएगा। CH3CH रेडिकल CH2Br। देखो, 2 पॉसिबिलिटीज समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगेन आप देख सकते हैं, दिस इज अ 1 डिग्री रेडिकल एंड दिस इज अ 2 डिग्री रेडिकल। 2 डिग्री इसलिए क्योंकि जिस कार्बन पे रेडिकल है वो दोनों तरफ से कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर 2 डिग्री। Sir, 2 degree. क्यों शशांक, रीजन क्या है 2 डिग्री के most हाइपर stable होने का? कॉन्जुगेशन। हाँ, रेडिकल्स आर जस्ट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, उनमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। तो इसमें 2 डिग्री में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर स्टेबल। दिस इज लेस स्टेबल, और इसीलिए वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए, इसके बाद वाला स्टेप ध्यान से देखो। इसके बाद सब पहले बोर्ड पे देखो ध्यान से, अनन्या इधर देखो। इसके बाद इस 2 डिग्री फ्री रेडिकल के पास एक और HBr का मॉलिक्यूल आएगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HBr, और इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड फिर होमोलिटिकली टूटेगा और यहां से H रेडिकल निकल के इस पर चला जाएगा, और अगर H रेडिकल इस पे चला गया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br प्लस ये वाला Br रेडिकल फ्री होगा। और देखिए, यही तो था हमारा मेजर प्रोडक्ट इस बार। मेजर प्रोडक्ट जो एक मोर स्टेबल 2 डिग्री रेडिकल से बन रहा है, इसके पास भी एक HBr आएगा। हाँ जी बताइए सर जब मैंने अच्छा, हाइपर चलिए, कॉन्जुगेशन शशांक बोला था सुनो। उसके बाद रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट चला गया था। देखो देखो, या आपने बताया था ना कि ये ज्यादा स्टेबल है। यस सर। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके पास एक और HBr का मॉलिक्यूल आएगा। अब इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला HBr होमोलिटिकली टूटेगा, ये वाला H रेडिकल और Br रेडिकल अलग अलग हो जाएंगे, तो इसमें से H रेडिकल निकल के तो कार्बन पे आ जाएगा। अगर H रेडिकल निकल के इस कार्बन पे आ गया तो ये CH2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2Br और Br रेडिकल फ्री हो जाएगा। आया समझ में हम क्या हो रहा है? ओके सर। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी एक और HBr आएगा। ठीक है, इसका भी बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा
और H रेडिकल निकल के इसके पास चला जाएगा कॉर्नर वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CHBr CH3 प्लस Br रेडिकल, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजर और माइनर बदल क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और पिछले वाले केस में जो मार्कोनिकॉफ था वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं था, दैट वाज अ कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, वहां कार्बोकेटायन बन रहा था, यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है। सो बताइए अब आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बताइए। देखिए आप में से कुछ लोग थोड़ा सा, कुछ लोग ना ये सोचते हैं, उनके माइंड में साइकोलॉजिकल होता है कि हमें तो 11th की ऑर्गेनिक बिल्कुल आती नहीं है, 11th का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं हुआ तो ये समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, और इसलिए वो ध्यान ही नहीं देते। देखिए 11th का मैं कहता हूँ 11th नहीं आती कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, आप मेरे को बताओ ना क्या नहीं आता, मैं समझाऊंगा आपको उसी समय, ठीक है। सो अगर 11th नहीं भी आती डजंट मैटर, आप अपने माइंड में साइकोलॉजिकली ये डेवलप मत करिए कि मुझे तो आता ही नहीं है पिछला वाला इसलिए समझ में भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं उसी समय एक्सप्लेन करूंगा। सर ये माइनर प्रोडक्ट Yes. जो बना है उसके साथ प्लस Br रेडिकल नहीं होना चाहिए? रेडिकल ही है, सॉरी। काशवी, मृणालिनी, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। यस सर मुझे थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। ये वाला, यस सर। ठीक है, आप सब लोग इसे नोट करो, मैं पूरा दोबारा बताऊं। मृणालिनी जब नोट हो जाए ना तो मुझे बता देना, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। ओके सर। काशवी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। प्रगत, तुषार कोई डाउट? No, sir. सर डन। ओके चलिए, देखिए एक बार मैं शुरू से बताता हूं। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसके ऊपर हम HBr का एडिशन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो मार्कोनिकॉफ में हमें मेजर प्रोडक्ट मिला करता था, आपकी बार वो माइनर मिले, माइनर वाला मेजर हो जाए। तो उसके लिए द रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड द बेंजोइल पेरोक्साइड। ये एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड ये होती है H2O2, ये भी एक पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो एक पेरोक्साइड है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में नहीं कर सकते आप। इनऑर्गेनिक नहीं लेना, ऑर्गेनिक लेना है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। तो हमने ये लिया और हमने सबसे पहले इसे हीट करा। तो हीट करने पे आप देख सकते हो ना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ से एक जैसा है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हीट करने पे होमोलिटिकली टूट जाता है। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और आपको ऐसे दो रेडिकल मिल गए। पहला स्टेप इज क्लियर। अब ये रेडिकल भी अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये होमोलिटिकली टूटा। अब जब ये होमोलिटिकली टूटेगा तो एक रेडिकल इधर आएगा, एक रेडिकल इधर आएगा, इन दोनों पे एक एक रेडिकल आ जाएगा। तो इस कार्बन का जो रेडिकल है वो ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ शेयर करके यहाँ डबल बॉन्ड बना देता है, और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ये CO2 गैस बन जाएगी, CO2 विल बी रिलीज। तो 2 मोल्स हैं तो 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे और 2 फिनाइल रेडिकल बच जाएंगे आपके पास पीछे, 2 मोल्स ऑफ C6H5। अब इन दो में से हमने 1 मोल कैरी करा,
ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखिए जो समझ में नहीं आया। इन 2 मोल्स में से 1 मोल फिनाइल रेडिकल अब HBr के पास जाएगा। ये जो HBr हमारा दूसरा रिएजेंट इसके पास आएगा और इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये फिर से होमोलिटिकली टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब देखो ऐसे टूट जाएगा, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और अगर दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये फिनाइल यहां से H रेडिकल को विड्रॉ कर लेगा C6H6 बनाने। और जैसे ही फिनाइल यहां से H रेडिकल को विड्रॉ करके C6H6 बनाएगा तो Br रेडिकल फ्री बचेगा। ठीक है, मेरे नाली ये वाला स्टेप समझ में आया? Yes, sir. अब Br रेडिकल के पास, जब वो Br रेडिकल एल्कीन के पास अप्रोच करेगा तो मैंने आपको बताया 2 पॉसिबिलिटीज है। जब जैसी Br रेडिकल आएगा तो ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाएगा, एक रेडिकल A पे और एक रेडिकल B पे आ जाएगा। अब दोनों पे जब रेडिकल मिलेगा तो Br के पास ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो अपना रेडिकल B के साथ शेयर कर सकता है, वो चाहे तो A के साथ शेयर कर सकता है। A के साथ शेयर करने पे आपको 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा और B के साथ शेयर करने पे आपको 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्योंकि ज्यादा स्टेबल होती हैं इसलिए यही पॉसिबिलिटी मेजर अमाउंट में प्रोसीड करेगी। सो पूरा मैकेनिज्म बताइए, कोई भी डाउट है, कोई और चीज दोबारा पूछना है मैं दोबारा बता दूंगा। कोई भी डाउट है? No, sir. ऋषभ कोई डाउट? ऋषभ सर एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन फिर से बता दीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो क्या होती है। देखो ये CH3CH2 रेडिकल, ऋषभ ये रेडिकल स्टेबल है या अनस्टेबल है? सर अनस्टेबल है। एवरी इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल। चाहे मैं कोई सा भी रेडिकल बना दूं, कोई सा भी कार्बोकेटाइन बना दूं, कोई सा भी एनायन बना दूं, सब अनस्टेबल होती है। ये अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी अटेन करने के 2 तरीके होते हैं। या तो पहला तरीका तो है कि इस रेडिकल को खत्म कर दो। अगर रेडिकल खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली द मॉलिक्यूल विल बिकम स्टेबल। दूसरा तरीका है कि अगर खत्म नहीं कर सकते तो डिस्ट्रीब्यूट करो, एक जगह ना रख के सारे में डिस्ट्रीब्यूट करो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट पे रेडिकल आ गया, वो अनस्टेबल हो गया, तो वो रेडिकल एक स्टूडेंट से हटा के दूसरे स्टूडेंट को दे देते हैं, दूसरे से हटा के तीसरे को दे देते हैं, तीसरे से हटा के चौथे को दे देते हैं। तो एक जो अनस्टेबिलिटी का कॉज है वो एक सिंगल स्टूडेंट को बेयर नहीं करना पड़ेगा, दैट वुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो पर यूनिट हेड वो अनस्टेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, एक जो टेंशन थी वो एक अकेले स्टूडेंट को बेयर नहीं करनी पड़ेगी, वो सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, तो वो लोड कम हो जाएगा। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में रेडिकल को खत्म नहीं करा जाता, हाइपर कॉन्जुगेशन में रेडिकल को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। देखो हम इस पीछे वाले मिथाइल को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये होमोलिटिकली टूटेगा। आप इमेजिन करो एक बॉन्ड यहां गया, एक बॉन्ड यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे कार्बन पे आया। तो जो कार्बन, इस वाले कार्बन पे जो रेडिकल आएगा ना ऋषभ, इस वाले कार्बन पे जो रेडिकल आएगा वो इस वाले रेडिकल के साथ शेयर करके यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड CH2 और अब ऊपर वाले H पे रेडिकल फ्री बचेगा। जो रेडिकल पहले इस पे था वो रेडिकल इस पे चला गया, बदले में इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो। अब वही चीज ये वाला हाइड्रोजन भी कर सकता था, एक बार ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता, एक बार ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता तो ये कार्बन फिर आगे से डबल बॉन्ड बनाता और रेडिकल इस पे फ्री हो जाता, और वही रेडिकल एक बार इस पे भी आ सकता था। तो आप देख रहे हैं वो रेडिकल अकेला जो कार्बन पे था वो एक बार इस हाइड्रोजन पे आएगा, एक बार इस हाइड्रोजन पे आएगा, एक बार इस हाइड्रोजन पे आएगा। वो अनस्टेबिलिटी सारे हाइड्रोजन आइटम्स ने मिलकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर ले ली। ऋषभ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। पक्का आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये होती है दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिकल और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आप सब लोगों को दूसरी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स के ऊपर HBr या HX का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, दोनों केसेस समझ में आ गए। जब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में करेंगे तो बाय डिफॉल्ट मार्कोनिक एडिशन फॉलो होगी, और जब प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में करेंगे तो एंटी मार्कोनिक एडिशन फॉलो होगी।
कोई डाउट इस प्रिपरेशन से रिलेटेड? No. No. उसके बाद अब हम आते हैं तीसरी प्रिपरेशन पे। अब थर्ड प्रिपरेशन छोटी प्रिपरेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड प्रिपरेशन में कोई मैकेनिज्म आपके सामने नहीं आएगा, वो बहुत ही सिंपल सी प्रिपरेशन है। थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्कोहल्स। देखो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ते हैं तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट भूल ही जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन हमने फ्रॉम एल्केन्स करी थी, डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। दूसरी प्रिपरेशन हमने फ्रॉम एल्कीन करी बाय एडिशन ऑफ HX ओवर एल्कीन। अब तीसरी प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं? याद रखिएगा, फ्रॉम अल्कोहल्स वाली प्रिपरेशन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3 करके, या A, B और C करके 3 इसके अंदर पार्ट्स आएंगे। सबसे पहला है बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स with chlorinating agents like PCl3 और PCl5। अल्कोहल के अंदर ना 3 प्रिपरेशंस आएंगी। अल्कोहल के अंदर ये पहली प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूं, by treating alcohols with chlorinating agents like phosphorus trichloride और phosphorus pentachloride। देखिए बोर्ड पे देखिएगा इस प्रिपरेशन के बारे में। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होता है। जैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे में ऑक्सीजन ऐड करता है, वैसे ही क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है जो दूसरे में क्लोरीन ऐड करता है। अगर हमें कहीं पे भी किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके बदले में क्लोरीन लगाना है, हम चाहते हैं एक चीज हट जाए और बदले में क्लोरीन लग जाए, तो हमें क्लोरीनेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। एंड PCl3 एंड PCl5 आर वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। इनके नाम होते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पहले मैं आपको जनरल रिएक्शंस दिखाता हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, नोट बाद में करिएगा, पहले देखिए बोर्ड पे। देखिए किसी भी अल्कोहल को अगर आप PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं, PCl3 के साथ पहले बैलेंसिंग देखो, बैलेंसिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप PCl3 ले रहे हो ना, तो आपको 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेने पड़ेंगे। 3:1 के रेशियो में रिएक्शन होगा। 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ PCl3। और देखो होगा क्या, ये OH हटेगा, 3 अल्कोहल हैं तो 3 OH हटेंगे, और इन तीनों OH के बदले ये 3 Cl लग जाएंगे, तो आपको मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl। OH हट गया, बदले में Cl लग गए, ठीक है। अब आपके पास यहां से निकलने वाले 3 OH बचे, 3 OH तो यहां से निकले और एक P बचा, 3 OH और एक P, तो वो बन जाएगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो जब भी आप PCl3 के साथ रिएक्शन करते हो, अल्कोहल्स के 3 मॉलिक्यूल्स यूज्ड होते हैं, कंज्यूम्ड होते हैं, तीनों अल्कोहल में से OH 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 हट जाएगा, Cl 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 लग जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल तो RCl के मिलेंगे एंड द साइड प्रोडक्ट इज H3PO3। लेकिन जब आप यही रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं, याद रखिएगा जिस तरह से PCl3 के साथ आपने 3 मोल्स लिए थे, PCl5 के साथ 5 मोल्स नहीं लेने, एक ही लेना है, ठीक है। 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होगा। ये मत सोचना कि 3 के साथ हमने यहाँ पे 3 ले लिए थे तो PCl5 के साथ यहाँ 5 ले लेंगे, ऐसा नहीं। 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होगा। यहाँ पे होगा क्या कि ये OH हटेगा और OH के बदले एक Cl लग जाएगा, RCl, प्लस द साइड प्रोडक्ट वुड बी, ये वाला एक H एक Cl के साथ HCl बनाएगा, और एक होगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। PCl5 के साथ 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होता है, PCl3 के साथ 3:1 के रेशियो में रिएक्शन होता है। दोनों केसेस में हमारा मेन प्रोडक्ट एल्काइल क्लोराइड बनता है, साइड प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं,
ये दोनों क्या करते हैं, OH को हटा के Cl लगा देते हैं कहीं से भी। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट कहीं से भी OH हटा के Cl लगा देते हैं। सिर्फ अल्कोहल का OH नहीं, अगर कहीं और भी OH होता, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक OH है, तो ये वाला OH भी हटा के Cl लगा देंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाऊंगा, कहीं से भी OH हटेगा Cl लग जाए, चाहे वो अल्कोहल का OH हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हो या कहीं और OH आ रहा हो, OH को हटा के Cl लगा देते हैं ये, ठीक है। तो ये एल्काइल क्लोराइड्स की एक प्रिपरेशन होती है PCl3 या PCl5 के साथ, ये नोट करिए, फिर मैं इसके बारे में और भी चीजें बताता हूं। सर इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी ना? अब इस यहां तक नहीं लिखनी, इसके नीचे लिखनी होगी, वो मैं लिखाऊंगा। ओके सर। सर डन। ओके चलिए ठीक है। अब देखिए, इस रिएक्शन के बारे में हमें कुछ चीजें और समझनी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए PCl3 एंड PCl5 आर द क्लोरीनेटिंग एजेंट। जब हमने इनके साथ रिएक्ट करा तो OH हट के Cl लग गया। बट एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि क्या ये प्रिपरेशन सिर्फ एल्काइल क्लोराइड्स के लिए ही होगी? अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है या आयोडाइड बनाना है तो बना सकते हैं क्या? जैसे हमने PCl3 PCl5 लिया था, क्या हम PI3 PI5 भी ले सकते हैं आयोडाइड बनाने के लिए, या PBr3 PBr5 भी ले सकते हैं ब्रोमाइड्स बनाने के लिए? सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या सिर्फ PCl3 PCl5 ही लिए जाते हैं, या फास्फोरस के आयोडाइड भी ले सकते हो, फास्फोरस के ब्रोमाइड भी ले सकते हो, और एल्काइल आयोडाइड और ब्रोमाइड बना सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, PCl3 एंड PCl5 आर द लैब रिएजेंट्स। लैब रिएजेंट, जब मैं लैब रिएजेंट बोलता हूं ना, तो लैब रिएजेंट इज समथिंग जो लैब में बनी बनाई रखी होती है, आप शेल्फ में से लो और उसे यूज कर लो, ठीक है। सो लैब में बहुत सारे रिएजेंट होते हैं जो ऑलरेडी रेडी टू यूज होते हैं। तो PCl3 PCl5 लैब रिएजेंट्स होते हैं, ये लैब में बने बनाए रखे होते हैं, आप जब चाहो इन्हें यूज कर लो। लेकिन अनलाइक PCl3 and PCl5, the phosphorus iodides and the phosphorus bromides, they are highly unstable compounds. They cannot be stored in lab. ये लैब में बनाकर नहीं रख सकते, ये इतने अनस्टेबल हैं कि आपको इन्हें उसी वक्त बनाना होगा और हैंड टू हैंड यूज करना होगा। क्यों अनस्टेबल है पहले ये बताता हूं, और फिर ये बताऊंगा कि उसी समय कैसे बनाएंगे आप। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स आर मच बिगर इन साइज, एंड बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड, फास्फोरस का ये जो बॉन्ड होता है ना आयोडीन के साथ, बिकॉज आयोडीन बहुत बड़ा है साइज में, ब्रोमीन भी बहुत बड़ा है साइज में, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना वीकर होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर वेरी वीक, ये रखे रखे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, फास्फोरस आयोडाइड्स एंड फास्फोरस ब्रोमाइड्स आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ bromides and iodides. They are unstable compound, they usually dissociate upon keeping, so that's why इन्हें बना के नहीं रखा जाता। इसे अगर आपको कभी चाहिए ना ये, तो you have to freshly prepare them, ठीक है, उसे उसी समय फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा और हैंड टू हैंड यूज कर लेना पड़ेगा, ठीक है।
सो मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, द अबव रिएक्शन can also be used to prepare. The above reaction can also be used to prepare the bromides and iodides. Can also be used to prepare the bromides and iodides. But the phosphorus bromides and phosphorus iodides required for this purpose are so unstable that they have to be freshly prepared within C2. Freshly prepared within C2. SITU, C2. एक बार फिर से चेक कर लो मैंने क्या लिखा है। The above preparation can also be used to prepare bromides and iodides. ऊपर वाली प्रिपरेशन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के लिए भी यूज करी जा सकती है, बट उस पर्पस के लिए जो आपको फास्फोरस ब्रोमाइड और फास्फोरस आयोडाइड चाहिए होंगे वो इतने अनस्टेबल होते हैं, दे आर सो अनस्टेबल that they have to be freshly prepared within C2. उन्हें उसी समय फ्रेशली प्रिपेयर बनाना पड़ेगा विदिन C2. अब आप में से किसी को C2 का मतलब मालूम है? इट इज अ वेरी कॉमन टर्म। अगर आपके स्कूल में ऑर्गेनिक पढ़ाई गई है तो ये डिस्कशन हुआ होगा। तो बताइए किसी को C2 का मतलब मालूम है? देखो, अच्छा ये बताओ फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब मालूम है? अब आप सोचोगे तो बड़ा सिंपल है, इसका मतलब तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाम से ही पता चल रहा है। क्या मतलब होता है फिर भी बताओ फ्रेशली प्रिपेयर्ड का? सर मतलब जब यूज है ऑन साइट जब बनाया गया, मतलब नाम से पता चल रहा है किसी चीज की जब जरूरत है उसी समय उसे बनाया और हेड टू एंड यूज कर लिया। लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी ना एक्चुअली दो तरह का होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी एक दो तरह से होता है। एक तो ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल हमने टेस्ट ट्यूब में ले रखा है और हमें PBr3 चाहिए, तो हमने ये PBr3 उसी समय किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में बनाया। मान लीजिए एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली हमने और उसके अंदर हमने 2P + 3Br2 को रिएक्ट करवाया। हमने एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर फास्फोरस और ब्रोमीन को आपस में रिएक्ट करवाया, उन्होंने 2PBr3 बना लिया और जब ये 2PBr3 बन गया फिर हमने इसे इस टेस्ट ट्यूब से इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करके रिएक्शन कर लिया, है ना? आप समझ रहे हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब? yes. कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल था, हमें PBr3 चाहिए था, हमने किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में PBr3 बनाया फास्फोरस ब्रोमीन को लेके और जब वो PBr3 बन गया तो हमने अपनी टेस्ट ट्यूब में यूज कर लिया उसे। ये भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। लेकिन यहां पे ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि ध्यान से सुनिए, जितने में आप इस टेस्ट ट्यूब में से इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करोगे ना उतने में ही ये टूट जाएगा, उतने में ये फास्फोरस ब्रोमीन बॉन्ड टूट जाएगा। इट इज सो अनस्टेबल कि इसको ट्रांसफर करने का भी टाइम नहीं है, इसलिए आपको इसे उसी टेस्ट ट्यूब में बनाना पड़ेगा जिस टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल लिया है। जिस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है ना उसी टेस्ट ट्यूब में आपको फास्फोरस और ब्रोमीन लेना पड़ेगा। वो फास्फोरस ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करके PBr3 बनाएंगे और अंदर ही अंदर अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब
within C2 का मतलब होता है to prepare something within the same reaction mixture where it has to be used. Within C2 to prepare something within the same reaction mixture, जहां पे उसकी जरूरत है वहीं पे उसे बनाइए. देखो, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल ले रखा है, जिस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले रखा है ना, उसी टेस्ट ट्यूब में आप फास्फोरस प्लस ब्रोमीन का मिक्सचर ले लो, 2p प्लस 3Br2. उसी टेस्ट ट्यूब में फास्फोरस ब्रोमीन का मिक्सचर लो, ये दोनों आपस में 2PbR3 बनाएंगे, और जैसे ही ये 2PbR3 बनेगा, इट इमीडिएटली विल रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म RBr. या फिर आप 2p प्लस 5Br2 ले लो, तो वो 2PbR5 बना लेगा, और इमीडिएटली वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके RBr में कन्वर्ट हो जाएगा. तो C2 का मतलब होता है कोई चीज इतनी अनस्टेबल है कि उसे दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी नहीं बनाना, उसे उसी टेस्ट ट्यूब में बनाना है जिस टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल ले रखा है, जिस टेस्ट ट्यूब में आपको उसके साथ रिएक्ट करवाना है. क्योंकि हमारे पास ट्रांसफर करने का भी टाइम नहीं है, हम एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूरिंग दैट ट्रांसफरेंस पीरियड ही वो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है. तो ये याद रखिएगा, विद इन C2 का मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग विद इन द सेम टेस्ट ट्यूब within the same reaction mixture where it is required. C2 जो आपने लास्ट वर्ड लिख रखा है ना, उसी के आगे ब्रैकेट में लिख लो, या अलग से नीचे C2 का मतलब लिख लो, to prepare something within the same reaction mixture, to prepare something within the same reaction mixture to prepare something within the same reaction mixture where it is required. To prepare something within the same reaction mixture where it is required. बताओ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है? No, sir. C2 का मतलब सबको समझ में आ गया? यस सर. अब जैसे ही मैंने ये ब्रोमीन के लिए लिया है, वैसे ही आप आयोडीन के लिए भी ले सकते हो. ठीक है, 2p प्लस 3i2 ले लो, 2pi3 बन जाएगा, या 2p प्लस 5i3 ले लो तो 2pi5 बन जाएगा. तो बनाने को तो आप यहाँ पे ब्रोमाइड्स और आयोडाइड बना सकते, लेकिन बस उसके लिए जो फास्फोरस के ब्रोमाइड है और फास्फोरस के आयोडाइड है, वो आपको लैब में बने बनाए नहीं मिलेंगे, वो आपको उसी समय उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाने. लेकिन फास्फोरस के जो क्लोराइड्स हैं वो आपको बने बनाए मिल जाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, आप उन्हें बना के स्टोर करके शेल्फ में रख सकते हो. तो आई होप दिस प्रिपरेशन, ये पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया, बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विद क्लोरीनेटिंग एजेंट्स लाइक PCl3 और PCl5. सेकंड प्रिपरेशन पे मूव ऑन कर रहा हूं मैं, इसके बी पार्ट पे. एक बार फिर पूछ रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. No, sir. ये नीचे वाली लिखनी है. हाँ हाँ, ये लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है. ये लिखनी नहीं है आपने? ये लिखनी है, नहीं लिखी है वो लिख लीजिए. और ऐसे ही मैंने, देखो साइड प्रोडक्ट नहीं दिखाया मैंने यहाँ पे. साइड प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने PbR3 बनाया है, PbR5 बनाया है. ठीक है, वो साइड प्रोडक्ट उसी हिसाब से होंगे. तो साइड प्रोडक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, मेन चीज है कि RBr बन जाए. अब आपको मैं बी पार्ट करवाता हूं. 5 मिनट का ब्रेक ले लें. 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. मेरे को भी ना बोलते बोलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से. सो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. आप लोगों ने भी जिन्होंने ब्रश नहीं करा, ब्रश कर आओ. ठीक है, और हम 5 मिनट्स बाद मिलते हैं. ओके. ओके सर. ओके सर.
Everybody present? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। हमारी तीसरी प्रिपरेशन जो चल रही है फ्रॉम अल्कोहल्स चल रही है, और अल्कोहल्स वाली इस प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स आपको करवाए जाएंगे। ए पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद PCl3 और PCl5। याद रखिएगा दिस PCl3 एंड PCl5 आर कॉल्ड द क्लोरिनेटिंग एजेंट्स, इन्हें क्लोरिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये रिएक्शन सुटेबली PCl3 PCl5 के साथ करा जाता है, लेकिन हाँ अगर आप इस रिएक्शन में फास्फोरस के ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स यूज करना चाहते हैं तो वो आपको उसी समय फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाने पड़ेंगे विद इन द सेम रिएक्शन मिक्सचर। अब अल्कोहल से ही दूसरी प्रिपरेशन है बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। By treating alcohols with halogen acids like HX. alcohols को अगर हम halogen acids के साथ रिएक्ट करवाएं तो भी हम alkyl halides बना सकते हैं। This reaction has to be carried out in presence of a dehydrating agent. मैं आपको लिखवाता हूं, आप ये वाली हेडिंग डालो, उसके अंदर एक थ्योरी लिखो। By treating alcohols with halogen acids, B part. लिखिए, इसके अंदर एक स्टेटमेंट मेंशन करिए। when alcohols are treated with halogen acids, in presence of a suitable dehydrating agent, then alkyl halides are obtained. देखिए समझिए इसके बारे में। पहले एक जनरल रिएक्शन देखिए, बहुत सारे एग्जांपल बताने वाला हूं। पहले आप 2-3 एग्जांपल देख लो, मैं अपने आप बता दूंगा कब नोट करना है। बोर्ड पे देखिए अगर हम किसी भी अल्कोहल को ROH को HX के साथ रिएक्ट करवाते हैं, HX, दिस कैन बी एनी HX, HBr, HCl, HI, कुछ भी ले सकते हो। तो ये रिएक्शन एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत इसलिए है कि बोर्ड पे देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, यहां से OH और यहां से H वाटर निकालेगा। ठीक है, हमें HX का बॉन्ड तोड़ना है ये वाला, इधर से ROH का बॉन्ड तोड़ना है ये वाला, तो ये वाटर निकल जाएगा। और जैसे ये वाटर निकलेगा तो आप बाहर वाला पोर्शन ज्वाइन करके देखो क्या बनेगा, इस R के आगे ये वाला X अटैच हो जाएगा एंड दिस विल बिकम RX प्लस H2। ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन दिखाया है कि अगर आपको कोई भी अल्कोहल किसी HX के साथ रिएक्ट करवाना है तो यू नीड सर्टेन डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस, कुछ डिहाइड्रेट करने की कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। अब वो डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस जो होती है ना, रिएक्शन कंडीशंस जो होती हैं, वो अलग अलग HX एज वेल एज अलग अलग अल्कोहल की नेचर पर डिपेंड करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि HCl, HBr और HI तीनों के केस में सेम डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस हो। HCl की प्रेजेंस में आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा, HBr के लिए कुछ और HI के लिए कुछ और। सिमिलरली अल्कोहल की नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल। ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस HCl, if any alcohol is treated with HCl, then the required dehydrating agent is ZnCl2.
HCl का रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में करा जाता है। ZnCl2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाला बॉन्ड आराम से तोड़ देगा, इधर से ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा, H2O निकल जाएगा और RCl बन जाएगा प्लस H2O, सॉरी, ठीक है। लेकिन यहां पे भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, देखो ध्यान से सुनिएगा। HCl के केस में ZnCl2 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड सिर्फ तब है जब ये अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी होगा। अगर ये टर्शियरी अल्कोहल हुआ तो आपको सिर्फ थोड़ी सी हीटिंग की जरूरत है, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत सारी चीजें एक्चुअली लिखवानी पड़ेंगी मुझे। पहले आप इसके नीचे ये वाला एग्जांपल नोट करो, ये दोनों ही नोट करो। आपने दोनों नोट नहीं करे ना, ये दोनों नोट करो। नोट करा आपने ये रिएक्शन? Yes. लिखिए, एक स्टेटमेंट इसके नीचे लिखिए। ड्यूरिंग रिएक्शन विद HCl, ड्यूरिंग रिएक्शन विद HCl, ड्यूरिंग रिएक्शन विद HCl के आगे कॉमा लगाइए। ZnCl2 is used as a dehydrating agent. ZnCl2 is used as a dehydrating agent ZnCl2 is used as a dehydrating agent only in case of 1 degree or 2 degree alcohols. Only in case of 1 degree or 2 degree alcohols. But with tertiary alcohols, HCl reacts directly with tertiary alcohols. HCl reacts directly upon slight warming. Upon slight warming. सर टर्शियरी अल्कोहल की बात एक बार रिपीट कर दो। But with tertiary alcohols, HCl reacts directly upon slight warming. HCl reacts directly upon slight warming. देखो बोर्ड पे समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो मैं बना रहा हूं ना आपकी बार, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए, वो नोट मत करना। देखो अल्कोहल भी ना 3 तरह के होते हैं, CH3, CH2OH। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, CH3CH, CH3OH ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और CH3C, CH3OH इज अ टर्शियरी अल्कोहल। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल लोगे, ये वाला टर्शियरी अल्कोहल, और HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आपको कोई ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा वार्म कर दीजिए सॉल्यूशन को। लेकिन अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो आपको ZnCl2 लेने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए टर्शियरी अल्कोहल में जब ये OH निकलता है ना, टर्शियरी अल्कोहल में जब ये OH निकलता है
तो एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायंस आर वेरी स्टेबल, और क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप ही टूट जाता है बिकॉज इट इज स्टेबल। लेकिन ये रिलेटिवली अनस्टेबल है, इनके कार्बोकेटायन उतने स्टेबल नहीं है जितना 3 डिग्री है। तो इन ये वाले जो बॉन्ड तोड़ने हैं ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसके लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको ZnCl2 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हो तो आपको ZnCl2 भी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वार्म कर दो, उसी से बॉन्ड टूट जाएगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा। सो बताइए, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अब ये तो हो गया HCl का केस। अगर आप ये रिएक्शन HBr के साथ करते हो, अल्कोहल्स को अगर आप HBr के साथ करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप बॉयल करिए, या तो बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे रिएक्शन होगा। बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपको RBr मिल जाएगा प्लस H2O। या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, आप सब लोगों को आई होप मालूम होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज आल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ये वाला बॉन्ड आराम से ब्रेक करा जा सकता है। तो HBr के केस में या तो बॉइलिंग इज रिक्वायर्ड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ प्रेफर्ड डिहाइड्रेटिंग, ये याद रखिएगा। और देखो, मैं आपको बता दूं कि ZnCl2 और H2SO4 को अगर हम कंपेयर करें ना, इफ वी कंपेयर ZnCl2 एंड H2SO4, तो ZnCl2 इज अ स्ट्रॉन्गर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लॉजिकली स्ट्रॉन्गर भी है और एक्सपेंसिव भी है। देखिए, आप मुझे बताओ, HCl बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या HBr बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? HCl HCl. HCl. तो इस बॉन्ड को, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड H2SO4 से नहीं तोड़ा जा सकता। H2SO4 इज अ वीकर डिहाइड्रेटिंग। ठीक है, तो इसे तोड़ने के लिए हमें मजबूरी में एक्सपेंसिव वाला रिएजेंट यूज करना पड़ता है। ZnCl2 यूज करना हमारी मजबूरी है, वरना हम H2SO4 बहुत ही चीप होता है, वो भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन उससे बॉन्ड नहीं टूटेगा ये वाला, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, इसे तोड़ने के लिए ZnCl2 ही लेना पड़ता है। लेकिन ये वाला बॉन्ड क्योंकि थोड़ा वीकर है, तो इसे या तो हम बॉइलिंग से तोड़ देते हैं या फिर हम H2SO4 से तोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव ZnCl2 यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? HBr बॉन्ड इज स्लाइटली वीकर, और जब आपको उस वीकर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ चीपर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो व्हाई टू यूज ZnCl2? तो ZnCl2 यूज नहीं करना आपने यहाँ पे। या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करो, जो बहुत ही चीप रिएजेंट होता है, या फिर आप बॉइल करके तोड़ लो। लेकिन ZnCl2 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बॉइलिंग से काम नहीं चलेगा, या यहाँ पे H2SO4 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, yes अब आती है बात HI की। अगर आपको यही रिएक्शन HI के साथ करना है, तो आपको हीटिंग रिक्वायर्ड है। देखिए, बॉइलिंग और हीटिंग में अंतर है। बॉइलिंग तो मतलब बहुत एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं लेना। ठीक है, यहाँ के केस में इवन स्लाइट हीटिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज HI बॉन्ड इज ऑलरेडी वेरी वीक। आपको पता है आयोडीन तो साइज में बहुत बड़ा है, तो ये बॉन्ड तो बहुत आराम से टूट जाएगा। थोड़ी सी हीटिंग, थोड़ी सी वार्मिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये वाले बॉन्ड में आपको कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली स्लाइट हीटिंग इज रिक्वायर्ड, और आपको RI मिल जाएगा प्लस H2O। सो ये प्रिपरेशन आपको याद रखनी है बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो रिटेन करके रखनी होती है माइंड में। सब चीजें याद रखा करिए, कोशिश करा करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें। ठीक है, लेकिन दिस हैज टू बी रिटेन्ड इन माइंड, ये नोट करिए। सर HF के लिए क्या यूज करेंगे? HF नहीं बनाएंगे हम। फ्लोराइड्स का बनना एक्सप्लोजिव होता है, तो हम इस मेथड से फ्लोराइड नहीं बनाएंगे। फ्लोराइड की तो मैं लास्ट में एक स्पेशल प्रिपरेशन करवाऊंगा। फ्लोराइड्स आर टू एक्सप्लोजिव, हम किसी भी प्रीवियस प्रिपरेशन में फ्लोराइड्स नहीं बना रहे। ओके सर। प्रगत, कोई डाउट? सर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं आएगा?
उसमें ROH प्लस HCl में? ये बेसिकली एनहाइड्रस ही होता है, इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो ZnCl2 आता है दिस इज एनहाइड्रस इटसेल्फ। मतलब आप नहीं भी लिखोगे तो भी मान लिया जाएगा कि एनहाइड्रस, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट में सिर्फ एनहाइड्रस ही रिक्वायर्ड होता है। ओके सर। सब लोगों ने नोट करा, और कोई डाउट है तो मुझे दोबारा बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस यस सर। यस सर। चलिए, दैट्स गुड। अब आते हैं हम तीसरी प्रिपरेशन पे, सी पार्ट। अल्कोहल्स के अंदर ही सी पार्ट बहुत सिंपल है। बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड, by treating alcohols with thionyl chloride. Thionyl chloride is SOCl2. अल्कोहल से जो हमने 3 प्रिपरेशंस देखी ना, देखो अल्कोहल से सबसे पहले मैंने आपको PCl3 PCl5 वाली प्रिपरेशन करवाई, फिर अल्कोहल से मैंने HX वाली प्रिपरेशन करवाई, अब मैं अल्कोहल से SOCl2 वाली प्रिपरेशन करवा रहा हूं। इन तीनों प्रिपरेशंस में, अल्कोहल्स वाली जो 3 प्रिपरेशन है उन तीनों में दिस प्रिपरेशन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट प्रिपरेशन। ये मेथड बेस्ट माना जाता है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन। रिएक्शन देख लीजिए पहले, फिर मैं आप ही से पूछूंगा कि आपको इसमें बेस्ट क्या लगा। ठीक है, देखो किसी भी अल्कोहल को अगर आप SOCl2 से रिएक्ट करवाएंगे, SOCl2 is also a chlorinating agent, जैसे PCl3 PCl5 chlorinating agent थे ना, थायोनाइल क्लोराइड भी क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, ये भी OH के बदले Cl लगा देता है। ठीक है, तो थायोनाइल क्लोराइड इज आल्सो अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, OH के बदले एक Cl लगा देगा, तो ये बन जाएगा RCl प्लस यहाँ पे एक H एक Cl के साथ HCl गैस बनाएगा, प्लस एक SO2 गैस बनेगी। साइड प्रोडक्ट में HCl गैस और SO2 गैस होंगे, तो यू हैव टू लर्न द बैलेंसिंग। यहाँ पे एक क्लोरीन तो OH को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, OH के बदले एक क्लोरीन लग गया, यहां से जो H निकलेगा वो एक Cl के साथ HCl गैस बनाएगा, एंड द सेकंड साइड प्रोडक्ट वुड बी SO2 गैस। ये नोट करिए, अल्कोहल्स की तीनों प्रिपरेशंस में से ये प्रिपरेशन बेस्ट मानी जाती है। PCl3 PCl5 वाले से भी ज्यादा बेटर है ये, या HCl ZnCl2 से भी ज्यादा बेटर है। हैंड रेस करके बताइए किसको ये आइडिया है, किसको ये मालूम है कि ये प्रिपरेशन बेस्ट क्यों होती है। ये जरूर पढ़ा होगा आपने स्कूल में। चार हैंड रेज हुए। ये प्रिपरेशन बेस्ट प्रिपरेशन होती है एल्काइल क्लोराइड्स को बनाने के लिए। वाई? अनन्या सिंगल, आप बताओ। अनन्या सिंगल। अनन्या बताइए। गौरांग आप बताइए। सर इसमें हमें 100% प्रोडक्ट मिल रहा है जो हमें चाहिए, बाकी हम तो गैस में उड़ जाएंगे, RCl बचेगा जो हमें चाहिए 100%। मेन चीज ये है, द अदर साइड प्रोडक्ट आर एस्केपेबल गैसेस, तो दोनों साइड प्रोडक्ट अपने आप उड़ जाएंगे, जिससे आपको जो एल्काइल हैलाइड है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आपको कोई सेपरेशन टेक्निक नहीं लगानी पड़ेगी, आपके हाथ में जो 100% प्योरिटी वाला क्लोराइड होगा ना वो मिलेगा,
उसके अंदर किसी टाइप की कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, किसी टाइप की कोई साइड प्रोडक्ट्स मिक्स नहीं होंगे, बिकॉज बोथ द साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेस एंड दे देमसेल्व्स एस्केप आउट फ्रॉम द रिएक्शन. सो आप ये मेंशन कर लीजिए कि above preparation is best preparation. Above preparation is best since above preparation is best since both the side products are escapable gases. Since both the side products are escapable gases. तो ये थी हमारी अल्कोहल्स से करी जाने वाली 3 प्रिपरेशंस. अल्कोहल्स के अंदर हमने 3 पार्ट्स कर लिए. पहला था बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद PCl3 PCl5. दूसरा था बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद HX हैलोजन एसिड्स. हैलोजन एसिड्स में मैंने बहुत कुछ बताया है, आपको सभी याद रखिएगा. हैलोजन एसिड्स में HCl का जो रिएक्शन होता है, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो ZnCl2 यूज्ड होगा. अगर आप टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हो HCl के साथ तो ZnCl2 की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी वार्मिंग रिक्वायर्ड है. HBr अगर आप ले रहे हो तो या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो या कांस्टेंट बॉइलिंग इज रिक्वायर्ड. और HI ले रहे हो तो सिर्फ थोड़ी सी वार्मिंग रिक्वायर्ड है. ठीक है. और तीसरी प्रिपरेशन ये थी. अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, मतलब अल्कोहल का फोर्थ पार्ट नहीं, अल्कोहल तो हमारी तीसरी प्रिपरेशन थी, ये कंप्लीट हो गई. अब फोर्थ प्रिपरेशन पे आते हैं. दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन जो हम करने जा रहे हैं. by halide exchange. By halide exchange. देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय हैलाइड एक्सचेंज. हमने पिछली 3 प्रिपरेशन जो करी वो हमने किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से करी या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से करी. जैसे हमने एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाए सबसे पहले, फिर हमने एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाए, फिर हमने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाए. ठीक है ना. एल्केन से बनाए, एल्कीन से बनाए और अल्कोहल से बनाए. अब हम एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बनाए, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड, यानी कि एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड. मतलब से ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाएंगे, या क्लोराइड से आयोडाइड बनाएंगे, या क्लोराइड से फ्लोराइड बनाएंगे. ठीक है. तो हैलाइड एक्सचेंज में ऑलरेडी एक हैलोजन लगा होगा, उस हैलोजन को हटा के आप दूसरा हैलोजन इंटरचेंज करो. सो नाम से पता चल रहा है हैलाइड एक्सचेंज. 2 तरह के रिएक्शन होते हैं इसके अंदर, 2 पार्ट है, दोनों ही नेम रिएक्शन है. पहला है फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन रिएक्शन. Finkelstein reaction is for iodides only. अगर आपको एल्काइल आयोडाइड्स बनाने, एल्काइल आयोडाइड्स, तो आप किसी भी एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड को, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड को NaI से रिएक्ट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. किसी भी एल्काइल हैलाइड, या एल्काइल हैलाइड नहीं, ब्रोमाइड या क्लोराइड हो सकता है. ठीक है. फ्लोराइड नहीं, ब्रोमाइड या क्लोराइड. बिकॉज फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है. कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, तो वो नहीं लेना. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ले सकते हो, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ले सकते हो. तो किसी भी एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन एसीटोन, तो आपको मिलेगा Ri प्लस NaX. अब इस रिएक्शन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा मैं, आप पहले ये रिएक्शन नोट करें.
नोट करा? देखो आप देख सकते हैं कि RX को NaI के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म Ri प्लस NaX. दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन. अब यहाँ पे एरो पे आपको एसीटोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. एक छोटा सा मिसकंसेप्शन जो काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है वो मैं क्लियर कर दूं. आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ज्यादातर ये लगता है कि एरो पे जो भी चीज लिखी होती है वो कैटलिस्ट होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स लाइक दैट कि एरो पे लिखा है तो कैटलिस्ट होगा. अभी मैं आपसे पूछ लूं एसीटोन क्या है तो आप बोलोगे कैटलिस्ट होगा. नहीं, एसीटोन इज नॉट अ कैटलिस्ट. एसीटोन इज अ सॉल्वेंट. ये एक सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट मतलब समझते हो आप? सॉल्वेंट मतलब कि जब आप दो चीजों को रिएक्ट करते हो ना, मान लीजिए ए एंड बी आर टू रिएक्टेंट, ए और बी दो रिएक्टेंट है, हम इन दोनों को रिएक्ट करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को किसी कॉमन मीडियम में डिसॉल्व करके फिर रिएक्ट करते हैं. एक सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर ए भी डिसॉल्व हो जाता है, बी भी डिसॉल्व हो जाता है और दोनों डिसॉल्व होने के बाद उस मीडियम के अंदर रिएक्ट करते हैं. तो सॉल्वेंट इज दैट मीडियम जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है. ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट में ही करे जाते हैं. एवरी रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट इन अ सॉल्वेंट. ठीक है? सो यहां पे एसीटोन एक सॉल्वेंट का काम करता है. सॉल्वेंट की हमेशा एक खास बात होती है कि सॉल्वेंट आपको हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिमूव करा जा सके. सॉल्वेंट हमेशा एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम. बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इसका बहुत कम होना चाहिए ताकि जब रिएक्शन हो जाता है ना, आपका प्रोडक्ट बन जाती है, तो आप गर्म करके सॉल्वेंट को उड़ा देते हो. गर्म करते हो, सॉल्वेंट उड़ जाता है, तो आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. ठीक है? तो सॉल्वेंट हैज टू बी लो बॉइलिंग सो दैट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट कैन बी इजीली बॉइल्ड ऑफ. सही है? अब यहां पे आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में सिर्फ एसीटोन ही सॉल्वेंट क्यों लेना है और कोई मल्टीपल ऑप्शंस क्यों नहीं? कुछ और भी सॉल्वेंट ले सकते थे क्या, या सिर्फ एसीटोन ही लेना है? तो इस रिएक्शन में एसीटोन इज ओनली प्रेफर्ड एज अ सॉल्वेंट बिकॉज ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, RI और NaX, इसमें से याद रखिएगा RI तो एसीटोन में सॉल्युबल होता है. जो RI बनेगा ना वो तो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा उसके अंदर. लेकिन NaX, ये NaX है क्या? पहले तो बताओ ये NaX क्या क्या हो सकता है? ये NaX हो सकता है या तो NaBr या NaCl. ये याद रखिएगा ये दोनों ही NaBr और NaCl एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है? एसीटोन में बोथ आर इनसॉल्युबल. तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, तो NaBr और NaCl PPT बन के नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि दे आर इनसॉल्युबल. तो वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएंगे और जैसे ही प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठेंगे तो आप इन्हें फिल्टर करके बड़े आराम से अलग कर लोगे, है ना? तो आपके लिए एक प्रोडक्ट का सेपरेशन बड़ा आसान हो जाएगा. अदरवाइज अगर ये दोनों ही चीजें एसीटोन में मिल जाती, तो फिर इन दोनों को हमें सेपरेट करना पड़ता. तो अब क्या है यहाँ पे एसीटोन की एडवांटेज ये है कि NaX बीइंग इनसॉल्युबल गेट प्रेसिपिटेटेड, ये आराम से प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, आप फिल्टर करके अलग कर लोगे. अच्छा बताओ, जब हम इस सॉल्यूशन को, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, जब हम इसे फिल्टर करेंगे तो नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें क्या क्या होगा? नहीं समझे मेरा क्वेश्चन? सर NaX. ये आपने ये रिएक्शन नहीं, सुनो, ये रिएक्शन हमने कर लिया तो हमें प्रोडक्ट की तरफ एसीटोन के अंदर, एसीटोन इज अ लिक्विड, उसके अंदर RI और NaX मिले. हमने उसे फिल्टर कर लिया. तो जब हमने फिल्टर करा तो पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर NaX रह जाएगा ना? यस सर. तो नीचे क्या चला जाएगा? RI डिसॉल्व्ड इन एसीटोन. RI डिसॉल्व्ड इन एसीटोन नीचे चला जाएगा. ठीक है ना? RI एसीटोन के साथ ही तो जाएगा नीचे, एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हुआ, तो वो जो नीचे जाएगा ना उसे आप गर्म कर देना. गर्म करोगे तो एसीटोन उड़ जाएगा, तो आपको RI मिल जाएगा. नहीं समझे? समझ गए सर. समझे कि नहीं समझे? तो मेन एडवांटेज ये है, एसीटोन लेने का मेन एडवांटेज ये है कि वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल, इट्स सेपरेशन बिकम्स इजियर. ठीक है? और उससे पता है क्या होता है? ली शैटलियर प्रिंसिपल भी एक्टिवेट होता है. ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को यहां से हटा दो तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. समझ रहे हैं? तो ये इनसॉल्युबल होने की वजह से नीचे बैठ गया, और जैसे ही इनसॉल्युबल होने की वजह से नीचे बैठा, नीचे बैठने का मतलब है ये सेपरेट हो गया रिएक्शन मिक्सचर में से, तो फिर रिएक्शन और आगे जाएगी उस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए.
तो उससे आरआई की यील्ड बढ़ेगी। Yes. नहीं याद आ रहा ली Yes, शेड्यूल sir. प्रिंसिपल। ली आ शेड्यूल गया। प्रिंसिपल कहता था Yes, ना कि sir. one of the byproduct is removed, then the reaction will automatically be initiated in the forward direction. रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन जब और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आरआई और बढ़ेगा। तो एसीटोन का एडवांटेज ये है कि एक तो बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करना आसान हो गया, ऊपर से आरआई की यील्ड भी बढ़ेगी। सही है? Yes, sir. ऐसे ही हाँ तो नहीं बोल रहे? या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ और रहा है, सर sir. आ रहा आ रहा है सर। तो लिखो, इसके नीचे लिखो एसीटोन का रोल लिखो। In above reaction, acetone is used as a solvent. Acetone is used as a solvent since it precipitates all the NaX. It precipitates all the NaX which can be easily separated through filtration. Which can be easily separated through filtration. And moreover, with the precipitation of one of the byproduct, reaction further shift in the forward direction. Reaction further shift in the forward direction. Reaction further shifts in the forward direction. According to the Le Chatelier's principle. According to the Le Chatelier's principle. Okay? yes, Yes, sir. यस सर। सब लोगों को ली शैटलियर प्रिंसिपल याद है ना? Yes, sir. yes, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। ली शैटलियर प्रिंसिपल सिंपली स्टेट्स दैट कि whenever a stress over the reaction is imposed, then the reaction will try to undo that stress. Yeah, the reaction will try to shift in that direction so as to undo the stress caused by it. यानी कि अगर हम किसी चीज की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन को और बढ़ाने के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? तो जैसे NaX नीचे बैठ गया, नीचे बैठने का मतलब है वो सॉल्यूशन में से अलग हो गया। तो जैसे ही NaX सॉल्यूशन में से अलग होगा तो रिएक्शन उसे और बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आरआई भी तो बढ़ेगा, तो हमें आरआई की यील्ड ज्यादा मिलेगी। ठीक है? सो ये था हमारा पहला हैलाइड एक्सचेंज फिंकलस्टीन रिएक्शन, दैट इज ओनली फॉर आयोडाइड्स। इसमें आप किसी भी ब्रोमाइड या क्लोराइड को आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट प्रिपरेशन, एक आखिरी प्रिपरेशन और देख लीजिए, फिर हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। एंड द लास्ट प्रिपरेशन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTS. This is only for fluorides. Only for fluorides. ये फ्लोराइड की एक स्पेशल प्रिपरेशन है। आप देखिए हमने पिछली किसी भी प्रिपरेशन से फ्लोराइड नहीं बनाया क्योंकि फ्लोरीनेशन बहुत एक्सप्लोसिव होता था। तो हम फ्लोराइड्स बनाते हैं किसी ऑलरेडी बने हुए अल्काइल हैलाइड से। इसमें लिखिए, एक थ्योरी लिखिए, when any other alkyl halide, any other alkyl
एनी अदर में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों आ गए. व्हेन एनी अदर एल्काइल हैलाइड is treated with either बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. आइदर के आगे लिखिए AgF is one of the option, COF2, SbF3 और Hg2F2. इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं. सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, चारों में से कुछ भी ले सकते हो. then alkyl fluorides are obtained. Alkyl fluorides are obtained. Alkyl fluorides are obtained. सिंपल सी बैलेंसिंग, एक रिएक्शन बस AgF के साथ याद रखो, यहां से X हट जाएगा और F लग जाएगा. ये RF प्लस AgX. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कोई डिटेल्स में नहीं जाना आपको इसकी. ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसके बारे में याद नहीं रखना. दिस इज अ सिंपल हैलाइड एक्सचेंज. कोई भी दूसरा हैलोजन हो, फ्लोरीन उसे बड़े आराम से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि फ्लोरीन का खुद का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो वो आयोडीन को भी हटा देगा, ब्रोमीन को भी हटा देगा, क्लोरीन को भी हटा देगा और खुद F लग जाएगा. ठीक है, आप यहाँ पे AgF के अलावा एंटीमनी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड भी ले सकते हैं. तो ये दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, इसमें नथिंग एक्स्ट्रा हैज टू बी रिमेंबर्ड. तो बताइए आपको ये प्रिपरेशन. हाँ बोलिए. इसमें जो हम एडिशनल रिएक्टेंट ले रहे हैं AgF वगैरह सर, वो उसमें फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, वो आसानी से टूट जाएगा. देखो फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग तो है, बट दिस इज अ मेटल नॉन मेटल बॉन्ड, और मेटल नॉन मेटल बॉन्ड ना डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइजेबल होता है. ठीक है ना, तो हमने चारों के चारों जो मैंने लिखवाया वो मेटल नॉन मेटल है. एंटीमनी, मर्क्यूरी, तो वो एक्चुअली दे आर आयनाइजेबल. कोवेलेंट के कंपैरिजन में अब वो आराम से आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है सर, इसमें तो बताइए आपको ये बोलो. सर इसमें एसीटोन यूज नहीं होगा? इसमें कोई सॉल्वेंट स्पेसिफिक नहीं, मतलब एसीटोन वहां पे तो हम इसलिए यूज करते थे क्योंकि वहां पे जो NaBr या NaCl था वो इनसॉल्युबल था. ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन यूज कर सकते हो. देखो सॉल्वेंट तो हर रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है. मैं जो शुरू से आपको जितने भी रिएक्शन करा रहा हूँ सब में कोई सॉल्वेंट होता है, लेकिन सॉल्वेंट को वहीं पे आपको पढ़ाया जाता है जहां पे उसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है. वहां पे तो हम बता देंगे कि ये सॉल्वेंट है और ये इसलिए यूज करा जा रहा है. जहां पे मैं नहीं मेंशन कर रहा वहां पे भी कोई ना कोई सॉल्वेंट होता होगा, लेकिन वहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है. ठीक है, तो वहां पे उसे मेंशन करने की, उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके सर. तो आप लोग इतना कर लो. आज हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई. अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे. चैप्टर बहुत लेंथी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. पढ़ते पढ़ते बोर मत हो जाना. ठीक है, ये चैप्टर ही लेंथी है और उसके बाद तो 3 चैप्टर और हैं, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं. ठीक है, सो चलिए एनीवेज इतना कर लीजिए आज. थैंक यू सर. Thank you, sir. गुड इवनिंग. Yes, sir. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir. Thank you, गुड sir. मॉर्निंग.